हेलो स्टूडेंट्स। मैं सुनील परमार विंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज जैसे आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम नियर बाय है, तो हमने विंग की इस की बैच में स्टार्टिंग करे थे पेपर सॉल्यूशन। तो आपको एमपी बोर्ड 2023 का क्वेश्चन पेपर सब्जेक्ट इंग्लिश का मैं सॉल्यूशन लेकर आया हूं। इस क्वेश्चन पेपर की मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक आपको आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहते हैं ये, जिसमें कि 5 क्वेश्चन तो आपको पैसेज पढ़कर उनके आंसर देना है। तो सबसे पहले आपको पैसेज रीड करना पड़ेगा। ये पैसेज मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मेरे पास बोर्ड पर इतनी जगह नहीं थी तो मैं लिख नहीं पाया। चलिए तो हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो इट। मतलब जो भी पैसेज दे रखा है उसको आपको केयरफुली रीड करना है, आपका क्वेश्चन का आंसर वहीं से मिलेगा। समझ गए? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से 5 तक दे रखा है, जो कि आपको पैसेज से क्वेश्चन दे रखे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। चलिए हम पैसेज को देखते हैं। सबसे पहले तो अ मैन हु डेवलप्स द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स, ऐसा करके 8 यंग एज तक आपको एक पैसेज दे रखा है। इसमें पूरे के पूरे चूज द करेक्ट ऑप्शन दे रखे हैं। आपको कोई क्वेश्चन आंसर नहीं लिखना है, सिर्फ आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दे रखा है फर्स्ट वाला, आर द सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट इंस्पिरेशन एंड इंस्ट्रक्शंस। तो क्या आएगा इसमें? फर्स्ट वाले में बताइए आप। फर्स्ट वाले में आएगा बुक्स। सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट क्या है हमारे पास? बुक्स। क्या है सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट? क्या है हमारे पास? बुक्स। आप जैसे पैसेज को पढ़ोगे सेकेंड या थर्ड लाइन में ही आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। जैसे सेकंड दे रखा है, इन द कंपनी ऑफ बुक्स नो बॉडी फील्स। तो नो बॉडी फील्स आप थर्ड या फोर्थ लाइन पर जाओगे, पढ़ोगे, देखोगे तो इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा लोनली। ठीक है? तो आपको जब आप पैसेज रीड करोगे तो आपको इसके क्वेश्चन के आंसर आपको तुरंत देखने को मिल जाएंगे। सिर्फ आपको एक बार उसको केयरफुली रीड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इन द पैसेज रस्किन कॉल्स बुक किंग्स ट्रेजर, द ट्रेजर इज फिल्ड विथ। तो जो बुक्स को एक किंग्स ट्रेजर बताया है रस्किन ने, तो क्यों बताया है? बुक के अंदर क्या होता है? क्या गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, मनी होती, क्या होता है? उसके अंदर तो सिर्फ नॉलेज होता है। बुक के अंदर क्या होता है? नॉलेज। अगला दे रखा है, द प्लूरल फॉर्म ऑफ कंपनी इज। तो कंपनी का प्लूरल फॉर्म क्या होगा? जब भी बेटा ऐसा कोई वर्ड आ जाए, जैसे कंपनी दे रखा है, अगर वाई के पहले आपको दे दे कॉन्सोनेंट लेटर, क्या दे दे? कॉन्सोनेंट लेटर, तो ये जो वाई है ये आई ई एस में चेंज हो जाएगा। वाई की जगह क्या लिख दोगे? आई ई एस। तो ऐसा वर्ड कहां पर देखने को मिल रहा है आपको? कंपनीज में, सी ओ एम पी ए। अब वाई को हमने किस में चेंज कर दिया? आई ई एस में। किस में चेंज करा? आई ई एस में। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द कॉम्परेटिव डिग्री ऑफ इम्पोर्टेंट इज। इम्पोर्टेंट की कॉम्परेटिव डिग्री पूछी है, तो आपको एक थोड़ा सा डिग्री वाला एक टॉपिक बता देता हूं मैं। जैसा कि आपको पता है होता है पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, एक होता है कॉम्परेटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री, एक होता है हमारा सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो डिग्रीज होती क्या है? अगर हमें किसी व्यक्ति की क्वालिटी बताना है तो हम पॉजिटिव डिग्री में बता देंगे। अगर एक ही पर्सन की क्वालिटी बताना है तो हम पॉजिटिव डिग्री में बता देंगे। जैसे अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो हम इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं। लेकिन जब हम किसी चीज का कंपैरिजन करते हैं, मतलब वो आए कॉम्परेटिव डिग्री में, कंपैरिजन करते हैं किसी अदर पर्सन के साथ या किसी अदर थिंग्स के साथ, अगर उसका कंपैरिजन किया जाता है तो हम कॉम्परेटिव डिग्री लगाते हैं। तो कॉम्परेटिव डिग्री एक तो आखिर में लगता है ई आर, एक लगता है आई ई आर, या फिर जब ये लेटर लगकर ना बने, जैसे इम्पोर्टेंटर या इम्पोर्टेंटियर, आपने कोई सा वर्ड आज तक इंग्लिश में कोई एग्जिस्ट नहीं करता,
तो इम्पोर्टेंट के आगे हम मोर लगाकर, मोर इम्पोर्टेंट लगाकर इसकी कॉम्परेटिव डिग्री बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कॉम्परेटिव डिग्री। और इसका सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? अगर किसी के आखिर में EST, IEST या फिर ये लगे हो तो हम इम्पोर्टेंट डिग्री सॉरी सुपरलेटिव डिग्री समझ सकते हैं उसको। लेकिन अगर किसी वर्ड में EST ये या IEST लगाकर नहीं बना सकते तो उसके आगे हम लगाते हैं मोस्ट। मोस्ट जैसे इंपॉर्टेंट का दे रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले द कॉम्परेटिव डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंट इज, अभी बताया आपको। तो इंपॉर्टेंट की कॉम्परेटिव डिग्री क्या होगी? क्या इंपॉर्टेंट ही हो जाएगी? नहीं। क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी? नहीं। अनइम्पोर्टेंट तो कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। मोर इंपॉर्टेंट बचा अब हमारे पास। क्या बचा? मोर इंपॉर्टेंट। आया इतना समझ में आप लोगों को, सभी को? उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह बहुत अच्छा समझ में आया होगा। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको नोट करना है तो। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है नेक्स्ट, अभी हमने पैसे सॉल्व करा। इसके बाद दे रखा था चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, जो कि पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन दे रखे हैं। तो जैसे दे रखा है द किंग इनवाइटेड टू द कोर्ट एंड आस्क हिम टू ड्रॉ हिज पोर्ट्रेट। किंग ने किसको इनवाइट करा था अपनी पोर्ट्रेट बनाने के लिए? लेसन नंबर 6 मेजर फॉर विसर का क्वेश्चन है ये। तो हमें पता है किसको इनवाइट करा था? राजा वर्मा को। किसको करा था? राजा वर्मा को। अ डैम इज, एक डैम क्या है? अ रिवर। क्या एक नदी है? क्या डैम नदी थोड़ी नहीं होता है। नेक्स्ट दे रखा है अ बिग वॉल अक्रॉस अ रिवर। नदी के बीचों बीच हम एक दीवार, जो बड़ी दीवार खड़ी करते हैं, उससे वाटर का फ्लो है जो कि रुक जाता है, उसको हम डैम बोलते हैं। तो अ बिग वॉल अक्रॉस अ रिवर। अगला दे रखा है क्वेश्चन इन द पोएम द मून। द मून करके हमें पोएम दे रखी है। लाइन बिल्कुल कोई मीनिंग नहीं निकलेगा इसका, हमसे सिर्फ मीनिंग पूछा है उसने कडल का। ये तो वैसे ही फालतू में लिख के दे रखी है। दे रखा है इन द पोएम द मून द पोएट से कडल टू स्लिप टू बी आउट ऑफ हर वे। तो इसमें सिर्फ हमसे पूछा कडल का मीनिंग, तो हमें कडल का मीनिंग देना है, हमें पूरी लाइन से कोई मतलब नहीं। कडल मीन्स होता है हक करना, किसी को हक करना। जैसे हम हमारे मम्मी पापा को हक करते हैं, तो कडल का मीनिंग होता है हक करना। जैसे छोटे बच्चे हक करके सोते हैं ना अपने मम्मा को। अगला दे रखा है द प्रीफिक्स इन द वर्ड अनफ्रेंडली। अनफ्रेंडली में हमसे पूछा है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स होता क्या है? तो प्री मतलब तो पहले, जो वर्ड के पहले लगा हो। अब ये पूरा वर्ड क्या है? ये फ्रेंड है, ये एल वाई जुड़ा, ये तो सफिक्स हो जाएगा। ये पूरा वर्ड क्या है? फ्रेंडली है। फ्रेंडली के आगे हमने जोड़ा है अन। क्या जोड़ा है? अन। तो ये क्या हो जाएगा? इसका प्रीफिक्स। क्या हो जाएगा बेटा? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी होना चाहिए। कभी कभार 2-3 नंबर में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, छोटे छोटे रहते हैं क्वेश्चन। अगला दे रखा है द वर्ड मंकी इज अ। मंकी क्या है? मंकी एक नाउन है, ये तो आपको पता ही होगा। चलो अगला क्वेश्चन दे रखा है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 to 20। 11 से लेके 20 तक जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो बिल्कुल शॉर्ट टाइप क्वेश्चन से है, और जो कि मैं आपको बता दूं कितने नंबर में आते हैं। देख लेते हैं कितने नंबर में, जो कि आपसे 3-3 नंबर में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन की मार्किंग होती है 3 मार्क्स। एक क्वेश्चन की मार्किंग होती है 3 मार्क्स। 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है। तो हमें किसी छोटे आंसर के थ्रू नहीं देना आंसर। आंसर इतना लिखोगे तो भी आपका पूरा नंबर मिल जाएगा, पूरा नंबर नहीं मिलेगा, एक आध नंबर से वो डिस्ट्रक्ट करेगा यहाँ पर। अगला जैसे क्वेश्चन नंबर 11 से दे रखा है विच इज द बेस्ट, विच इज द बेस्ट ऑफ ऑल वर्च्यू। सबसे अच्छा सद्गुण कौन सा है? सबसे अच्छा सद्गुण की बात करी है तो दे रखा है टू हेट नॉट। हमें किसी के प्रति नफरत की भावना नहीं रखना चाहिए। यही क्या है? इज द बेस्ट ऑफ ऑल वर्च्यू। यही क्या है? हमारा सबसे अच्छा सद्गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वेयर डिड कल्पना
चावला कंप्लीट हर स्कूलिंग फ्रॉम? कल्पना चावला ने अपनी स्कूलिंग कहाँ से कंप्लीट करी थी? चैप्टर लेसन नंबर 9 कल्पना द स्टार करके जो चैप्टर दे रखा उसका क्वेश्चन है। तो अगर आपने चैप्टर भी रीड करा है तो भी याद रह जाएगा, स्टोरी के थ्रू याद करवाया था। वेयर डिड कल्पना चावला कंप्लीट हर स्कूलिंग फ्रॉम? उन्होंने अपनी स्कूलिंग कहाँ से कंप्लीट करी है? कल्पना चावला कंप्लीटेड हर स्कूलिंग फ्रॉम टैगोर स्कूल, करनाल। करनाल में टैगोर स्कूल से अपनी स्कूलिंग क्या करी है? कंप्लीट करी है। क्या करी है? कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 तक अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से नोट करते रहिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करवाता हूं। चलिए हम अब ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाज चंद्रशेखर अट्रैक्टेड टूवर्ड मोर एग्रेसिव रिवॉल्यूशनरी आइडियल्स? इसके इनके रिवॉल्यूशनरी आइडियल्स क्या क्या थे? तो यंग चंद्रशेखर वाज अट्रैक्टेड बाय द ग्रेट नेशनल अपसर्ज एंड नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट ऑफ 1920-21। 1920-21 में जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हुआ था वहां से इनके थोड़े एग्रेसिव होने के या फिर ये जो रिवोल्यूशनरी आइडियल्स बने थे इनके वहीं से बने थे, अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। तो इनको क्रांतिकारी ये कैसे बने, तो ये वाला पॉइंट लिख देना है आपको। नेक्स्ट दे रखा है व्हाई आर वी फेसिंग स्केर्सिटी ऑफ वाटर? हमें पानी की कमी क्यों देखने को मिलती है? तो देखिए वैसे तो मैंने बहुत सारे पॉइंट लिख रखे हैं यहाँ पर, लेकिन जितने भी कम से कम 3 से 4 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। लगभग हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन है तो लगभग 4 पॉइंट तो हमें याद रखने पड़ेंगे। जैसे मैंने सबसे फर्स्ट नंबर पर लिख रखा है मैसिव डिफोरेस्टेशन, मतलब हम ज्यादा लेवल पर, ज्यादा हाई लेवल पर अगर डिफोरेस्टेशन करते जाएंगे, ज्यादा मात्रा में पेड़ों को काटते जाएंगे तो हमें पानी की कमी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट दे रखा है डिफिशियंसी इन रेनफॉल, अगर हमने डिफोरेस्टेशन किया है तो हमें रेनफॉल में कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि आपको पता है फॉरेस्ट रहेंगे तभी बारिश हो पाएगी ना। अगला दे रखा है ओवर ग्रोइंग पॉपुलेशन, और जितनी ज्यादा पॉपुलेशन रहेगी उतनी ज्यादा फिर हमें पानी की कमी आएगी। दे रखा है एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर इन एग्रीकल्चर एंड डंपिंग ऑफ रेन वाटर इनटू ओशियंस रिजल्ट इन स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। तो आप कम से कम इसमें से 2-3 पॉइंट, 3-4 पॉइंट याद रखिए कि अगर हम इनएफिशिएंट मात्रा में भी एग्रीकल्चर में अगर वाटर का यूज करेंगे तो हमें पानी की कमी देखने को मिल सकती है। तो 3-4 पॉइंट कम से कम याद रखिए, पॉइंट याद रखिए, आपका पूरा आंसर बन जाएगा। जैसे मैसिव डिफोरेस्टेशन हो गया एक पॉइंट, फर्स्ट वाला पॉइंट ये हो गया। सेकेंड पॉइंट डिफोरेस्टेशन वाला डिफिशियंसी इन रेनफॉल वाला हो गया। थर्ड पॉपुलेशन वाला हो गया। ऐसे करके आपको कुछ पॉइंट देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप पॉइंट बना बना कर याद करोगे बहुत आसानी से आपको आंसर पूरा याद हो जाएगा, क्योंकि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो याद करना जरूरी है। अगला क्वेश्चन दे रखा है व्हाई डू वी विश फॉर अनदर चांस? हमें हमेशा दूसरे चांस की क्यों विश करते हैं, हम क्यों करते हैं तो बताइए। वी विश फॉर अनदर चांस बिकॉज टू चेंज आवर फेलियर इनटू विनिंग, हम हमारी असफलताओं को सफलता में बदलने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमें नेक्स्ट चांस या अनदर चांस की या अदर चांस की जरूरत रहती है। अगला क्वेश्चन दे रखा है व्हाट डू द बर्डीज डू व्हेन द मून शाइन्स? मून शाइन करता है जब, बर्डीज क्या करते हैं? तो व्हेन द मून शाइन्स, इतना तो हमें क्वेश्चन में से देखकर ही लिखना है। व्हेन द मून शाइन्स द बर्डीज एस्लीप इन द फॉर्क ऑफ द ट्री, बर्डीज क्या करते रहते हैं? सोते रहते हैं। अगला दे रखा है चेंज द वर्ब फ्रॉम सिंपल प्रेजेंट टू सिंपल पास्ट। सिंपल प्रेजेंट में हमें कुछ वर्ब दे रखी है जिनको हमें चेंज करना है सिंपल पास्ट में, और सीधा सा बोला है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखना है। अगर सिंपल पास्ट की बात करें तो समझ जाओ कि वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आना है। यहाँ पर दे रखा है मोटिवेट, जब भी आपको कोई वर्ड दे ऐसे वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या दिया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो दे रखी बोले इसका सेकंड फॉर्म बना, तो सबसे पहले आपको ईडी लगा कर देखना है आखिर में ईडी, मोटिवेटेड। क्या दे रखा? मोटिवेट दे रखा तो मोटिवेटेड लिख देंगे, आखिर में ईडी जोड़ दिया हमने, तो क्या बन गया इसका? मोटिवेटेड।
अगला दे रखा है एम्प्टी, एम्प्टी का आखिर में वाई दे रखा है, तो हम आईईडी में चेंज कर देंगे। किस में चेंज करेंगे? आईईडी में। आपको पता ही होगा जब हम इसका सिंगुलर से प्लूरल तो बनाएंगे नहीं, लेकिन हमें सेकंड फॉर्म लिखने के लिए बोला है, तो हम आईईडी में चेंज कर देंगे। आखिर में ईडी या आईईडी लगाकर देखो, बन जाएगा आपका कोई सा भी वर्ड। वर्ब दे रखी है तो आपका कोई सा भी वर्ब सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। दे रखा है क्लीन, तो क्लीन में हम क्या जोड़ेंगे? ईडी। लेकिन जैसे गो, वेंट, गोन, तीनों अलग अलग फॉर्म होती है, पर अपने को तो यहाँ से सीधा सा बहुत सिंपल वर्ड दे रखे हैं, सिंपल फॉर्म दे रखी है वर्ब की। जो वर्ब दे रखी है बहुत ही सिंपल है, जिनमें ईडी जोड़ोगे आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म बन जाएगी। अगला दे रखा है एड सफिक्स एल वाई टू द फॉलोइंग वर्ड। जो वर्ड आपको दे रखे हैं इनके आपको क्या जोड़ना है? इसमें एल वाई सफिक्स जोड़ना है। क्या जोड़ना है? एल वाई सफिक्स। देखो, आपको सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जब भी प्रीफिक्स की बात होगी, प्रीफिक्स और फिर सफिक्स की बात करते हैं। प्रीफिक्स, जो भी आपको वर्ड दे रखे हैं उसके पहले लगता है प्रीफिक्स। प्री मतलब पहले, थोड़ा सा याद रखना। तो वर्ड के पहले जो दो लेटर्स दे रखते हैं या कुछ लेटर्स दे रखे वो सेट होते हैं, तब जाकर हमारा प्रीफिक्स ऐड होता है। सफिक्स क्या होता है? सफिक्स बाद में ऐड होता है। कहाँ ऐड होता है? बाद में। जो भी वर्ड दे रखे उसके पीछे जो लेटर्स अपने को दिए हैं ऐड करने के लिए, जैसे यहाँ पर दे रखा है एल वाई और बोला है सफिक्स ऐड करना है। क्या ऐड करना है? सफिक्स। तो हमें सबसे पहला वर्ड दे रखा है वीक, वीक में हमें एल वाई जोड़ देना है, तो हमारा वर्ड क्या बन जाएगा? वीकली। क्या बनेगा? वीकली। मेन दे रखा है, इसमें एल वाई जोड़ देंगे, ये हो जाएगा मेनली। नेक्स्ट दे रखा है नाइस, में एल वाई जोड़ेंगे तो नाइसली हो जाएगा। इतना आया क्या समझ में? बहुत सिंपल। अब देखिए करना ही क्या था, सिर्फ ऐड करके लिखना था, 3 नंबर मिल जाते फ्री फंड में। ठीक है, तो इतना अगर आपको समझ में आया है तो आप नोट करिए, 2 मिनट आप नोट कर लिए, फिर मैं आपको और नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है मेक कंपाउंड वर्ड विद द गिवन वर्ड। जो वर्ड दे रखे हैं इनके कंपाउंड वर्ड बनाना है। कंपाउंड वर्ड क्या होता है? दो वर्ड दे रखेंगे जिनको हमें कंबाइन करके एक साथ लिखना है। दे रखा है लैंड प्लस स्लाइड, तो लैंड प्लस स्लाइड क्या होता है? लैंड स्लाइड बनेगा। क्या बनेगा बेटा? लैंड स्लाइड बनेगा। लैंड स्लाइड, ये इसका कंपाउंड वर्ड होगा, दोनों को कंबाइन करके लिख दिया। अगला दे रखा है फायर प्लस वुड, तो क्या बनेगा? फायर वुड। अगला दे रखा है एक्स प्लस मैन, तो क्या जाएगा? एक्स मैन। क्या जाएगा? एक्स मैन। अगला दे रखा है रीअरेंज द लेटर्स टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड। जो भी हमें लेटर्स दे रखे हैं, जितने भी लेटर्स दे रखे हैं इनको रीअरेंज करके लिखना हमें। रीअरेंज करना मतलब ये जम्बल्ड करके दे रखे हैं, इनको एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना हमें। क्या बनाना है? मीनिंगफुल वर्ड। तो इसमें हमें स्टार्टिंग बता रखी है कि हमें एम से स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है? एम से। तो देखिए बेटा, वैसे तो ये वर्ड कोई सिखाने वाले होते नहीं है, ना कोई इनकी ट्रिक होती है, सिर्फ अपने को लेटर्स जमा जमा कर देखने रहते हैं। अब मेरे को तो पता है कि कौन सा बनने वाला है। एम के बाद आ जाएगा ई के बाद आ जाएगा एन, टी ओ आर, मेंटोर। ठीक है, तो ये ऐसे आपको बना बना कर देखने पड़ेंगे। 2 4 6 8 10 वर्ड की आप प्रैक्टिस करेंगे, खुद आपके हैबिट में आ जाएगा। जैसे दे रखा है डे और आर आई एफ, तो बेटा डे का तो पता है अपने को कि अभी कोई ना कोई से डे का नाम आने वाला है। आर आई एफ दे रखा, अगर इसको हम रीअरेंज करके लिखेंगे, एफ से हमें स्टार्टिंग बता रखी है, तो ये क्या बनेगा? फ्राइडे। अगला दे रखा है एम आई ओ एस एन एस आई, डबल एस भी आ रहे हैं, हमें इसकी स्टार्टिंग करनी है एम से।
डबल आई भी आ रहे हैं, तो MISSION मिशन, DSSION, इसका क्या बनेगा? मिशन। क्या बनेगा? मिशन। ये इसके मीनिंगफुल वर्ड बन गए। ठीक है, चलिए हमारे ये 3 नंबर के क्वेश्चन तो यहाँ पर खत्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और उसमें दे भी रखा है कि आपको 3 से 5 सेंटेंसेस में इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 21 से 24 तक दे रखे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 और 22 हम यही करेंगे, नेक्स्ट इसके बाद बताता हूँ आपको। तो हम पहले 21 और 22 को समझ लेते हैं। 5-5 नंबर में आता है हर एक क्वेश्चन यहाँ से। 5 नंबर का 5 मार्क्स ईच क्वेश्चन। जो 4 क्वेश्चन है 4 × 5 बराबर 20 मार्क्स। दे रखा है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो देखिए बेटा, वैसे तो जितने भी आंसर दे रखे हैं उनमें से अगर थोड़ी थोड़ी बातें भी याद रहेगी तो भी आप शॉर्ट नोट बना सकते हो। अगर आपको इस मोमेंट के बारे में अगर कुछ बातें याद है तो भी आप सेंटेंस बनाकर लिख सकते हो। देखिए हम सबसे पहले स्टार्टिंग देखते हैं इसकी। द चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? उत्तराखंड से। उत्तराखंड में भी कहाँ से हुआ था? चमोली डिस्ट्रिक्ट। और कब हुआ था? 1973 में। बुक में 1970 भी लिखा हो तो कोई दिक्कत नहीं। 1973 में स्टार्ट हुआ था बाय द विलेजर ऑफ गोपेश्वर। अब हमने 2 सेंटेंसेस देख लिए यहाँ पर। बाय द विलेजर ऑफ गोपेश्वर, गोपेश्वर विलेज के लोगों ने इसको स्टार्ट करा था। क्यों करा था स्टार्ट? ऐसा क्या था यहाँ पर? तो विलेजर हेड डिसाइडेड दे रखा है हमें, सॉरी, डिसाइडेड दैट दे वुड नॉट लेट द एक्स टच द ट्री। लेट द एक्स टच द ट्री नो मैटर व्हाट हैपन। मतलब उनको पेड़ को नहीं काटने देना चाहिए। उन्होंने निर्णय लिया था कि हम एक भी पेड़ से जो कुल्हाड़ी है वो तक नहीं लगने देंगे, चाहे जो हो जाए। इसका परिणाम क्या निकला? दस दे बिगन मोमेंट कॉल्ड चिपको मोमेंट। इसी मोमेंट को क्या बोला गया है? चिपको मोमेंट। मतलब पेड़ों को हग कर लेना, वो क्या, पेड़ों से चिपक जाना, उसको ही चिपको मोमेंट का नाम दिया गया है। या हग द ट्रीज भी बोल सकते हो इसको आप। इट वॉज नॉन वायलेंट मोमेंट। ये एक नॉन वायलेंट मोमेंट था। नॉन वायलेंट मतलब यहाँ पर कोई लड़ाई दंगा नहीं करा इन्होंने, इनके खिलाफ सिर्फ मोमेंट स्टार्ट कर दिया था जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे। दे रखा है आगे, इट एम एट प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज। अब इस चिपको मूवमेंट का एम क्या बन गया था? सिर्फ जो ट्रीज है उनको प्रोटेक्ट करना। ट्रीज एंड फॉरेस्ट भी लिख सकते हैं, ट्रीज एंड फॉरेस्ट भी लिखोगे तो भी कोई गलत नहीं होगा। प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज एंड फॉरेस्ट, इनको कंजर्व करना। कंजर्व करना मतलब इनको बचाना, सेव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, what do things that belongs to the day do when the moon is out at night। तो ये वाला क्वेश्चन हमें द मून वाली जो पोयम है वहां से दे रखा है क्वेश्चन। तो चलिए हम इसके आंसर देखते हैं। द थिंग्स दैट बिलोंग टू द डे कडल टू स्लीप व्हेन द मून इज एट आउट नाइट। जब रात को मून साइन करता है तब कडल टू स्लीप मतलब अपन जो छोटे बच्चे होते हैं वो बिल्कुल हक करके सोते हैं। हर एक चीज जैसे फ्लावर्स वगैरह को देखा हो आपने तो ये सब क्या होते हैं? सोते रहते हैं। ठीक है, आपको ये 22 क्वेश्चन तक अच्छे से समझ में आया होगा। आया है या नहीं आया है? तो देखिए अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 23 से अभी स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर टू ग्रांट यू टुडे लीव एज यू आर सिक। तो बीमार हो इसकी आपको एप्लीकेशन लिखकर देना है टुडे लीव की। तो चलिए हम देखते हैं कैसे लिखी जाती है एप्लीकेशन। सबसे पहले तो मैं आपको एप्लीकेशन लिखने का तरीका बता दूं कि आपको सबसे पहले टू लिखना है कोमा लगाकर, उसके जस्ट नीचे टू
द हेड मास्टर या प्रिंसिपल जो भी आप लिखना चाहो, उसके नीचे जिस स्कूल में आप पढ़ते हो उस स्कूल का नाम, और उसके नीचे या फिर क्वेश्चन में मेंशन करके दे रखे वो नाम आपको यहाँ पर देना है। उसके नीचे एड्रेस कहाँ पर दे रखा है हमें, तो हमें उसका एड्रेस लिखना है। उसके बाद 1 लाइन अपने को ब्लैंक छोड़ना है, देन उसके बाद अदर लाइन पर आना है। जो नेक्स्ट लाइन दे रखी वहां पर सब्जेक्ट डालेंगे, किस विषय में या किस सब्जेक्ट के तौर पर हम ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं। एन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, ये जो एप्लीकेशन लिखी है हमने किसकी लिखी है, सिक लीव की। तो किसके लिए लिख रहे हैं, सिक लीव के लिए। रिस्पेक्टेड सर, मोस्ट हम्बली आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 इन योर स्कूल। ये तो बहुत नॉर्मल सी लाइन है, आपको याद रही जाएगी और याद होगी भी सही। आपको सिर्फ इतने में इंट्रो देना कि आप कौन सी क्लास के स्टूडेंट हो। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, आप क्या कर रहे हो, आपको क्या आ रहा है, फीवर आ रहा है। आई कैन नॉट अटेंड माई क्लास, और मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगा। देयर फॉर आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली मी टूडे लीव, और मुझे 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। उसके नीचे आपको लिख देना है थैंकिंग यू। तो यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद इसके नीचे वाली जो नेक्स्ट लाइन है वहां पर लिखना है यू आर ओबिडेंटली। आपका नेम जो भी है आप नेम लिख सकते हो, जैसा मेरा नाम है सुनील परमार तो मैं यहाँ पर सुनील परमार लिख सकता हूँ। इसके नीचे आपको क्लास का एड्रेस देना है, पर 1 पेज में पूरी कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। आपको उसके लिए वहां पर भेज दिया जाएगा, लाइन लिखी मिली रहेगी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, लास्ट वाला क्वेश्चन है, यूजिंग अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग क्लू गिवन द बॉक्स। जो आपको बॉक्स में क्लू दे रखे उसके बेसिस पर आपको क्या लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है। किस पर लिखना है, सेव इलेक्ट्रिसिटी पर। तो हमें इलेक्ट्रिसिटी क्या करना है, सेव करना है। तो लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट पॉसिबल टू इमेजिन। अगर हम हमारी लाइफ को अगर इमेजिन करें तो इलेक्ट्रिसिटी के बिना ये कोई हम इसका इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हैं। वी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग वाटर, कोल और नेचुरल गैसेस। अब हमें पता है हम इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से जनरेट करते हैं, तो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वाटर से, कोल से, और जो नेचुरल गैसेस है इससे हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेविंग दिस नेचुरल रिसोर्सेस आर इन सम और द अदर वे रिलेटेड टू प्रोड्यूसिंग एंड सेविंग इलेक्ट्रिसिटी। और हमें इस नेचुरल रिसोर्सेस का क्या करना चाहिए, हमें नेचुरल रिसोर्सेस की सेविंग करना चाहिए, और कुछ अदर वे टू प्रोड्यूसिंग एंड सेविंग इलेक्ट्रिसिटी। और हमें इलेक्ट्रिसिटी को सेव करना चाहिए। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को सेव करेंगे तो ही तो हम नेचुरल रिसोर्सेस को सेव कर पाएंगे। नेक्स्ट दे रखा है, वी शुड नो द वर्थ ऑफ इट। हमें इनकी कीमत को जानना चाहिए कि हमारे लिए कितना ज्यादा कीमती है। वी शुड स्विच ऑफ लाइट एंड फैन व्हेन वी लीव द रूम। हम जब हमारे रूम से लीव होते हैं, मतलब हमारे रूम को छोड़ते हैं, तो हमें वहां के फैन, लाइट, इन सबको क्या कर देना चाहिए, ऑफ कर देना चाहिए। वी शुड अवॉइड अननेसेसरी यूज ऑफ लाइट। और हमें जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका अननेसेसरी यूज नहीं करना चाहिए, और इन चीजों को हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। वी कैन सेव मच इलेक्ट्रिसिटी फॉर अवर फ्यूचर। और इस तरीके से हम हमारे फ्यूचर के लिए इलेक्ट्रिसिटी को बचा सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये 2023 का जो सेट पेपर मैंने अभी आपको सॉल्यूशन करवाया पूरे इंग्लिश के पेपर का, ये आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे ही अगर ये वीडियो पसंद आया, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और नेक्स्ट, अब इसके बाद अगर आप 2023 का पेपर कर लेते हैं, अगर इस पे ज्यादा से ज्यादा व्यू आएंगे तो मैं नेक्स्ट वाला 2024 का पेपर भी बहुत जल्द सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। आपको पता ही होगा कि इस पर आपके जो बोर्ड पेपर है वो सॉल्व करवा ही रहे हैं हम लोग। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इनको कर लेना। उम्मीद करता हूं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी दे दूंगा। तो आप सबसे पहले तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर ऐसे ही बहुत नॉलेजेबल वीडियो अब आने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।